देखिए ज्योग्राफी में एक लेसन आपका बचा हुआ था, लेसन 8, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। हम सोचे कि इसको भी क्यों छोड़े, बाद में ये बुरा मान जाएगा कि हमको छोड़ दिया, 700 को पढ़ लिया, इसलिए इसको भी ख़त्म ही कर लीजिए, अंतिम लेसन है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जलवायु या भारत का जो मौसम है वो कितने प्रकार के इसमें मौसम पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। भारत में मौसम कितने प्रकार के? लगभग 5 प्रकार के। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत ही एक ऐसा, अच्छा उपमहाद्वीप हम बार बार इसको क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है क्या? देखिए अगर आप एशिया महादेश को ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ एशिया महादेश, और यहाँ पे आपका कौन है? भारत है, और इसी प्रकार से ये चल रहा है। मैप पे मत जाइएगा, यहाँ पे आपका क्या है? एशिया महादेश है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा, अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा तो भारत के यहाँ पे क्या है? हिमालय है, और ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा भारत में क्या है? हिमालय का पर्वत श्रृंखला है, और इधर भी भारत में कई सारा पर्वत है, और इधर तो आपको पता है कि क्या है? जल है। तो वैसा भूखंड, ध्यान से समझिएगा, वैसा भूखंड जिस पे जाने के लिए चारों पट्टी से प्राकृतिक रूप से सीमा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उपमहाद्वीप। तो आप लोग अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप सुने होंगे, या क्या पाकिस्तान उपमहाद्वीप आप सुने हैं? नहीं सुने होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप आप लोग सुने होंगे। अब समझ में आया उपमहाद्वीप किसी को हम कब बोलते हैं, महाद्वीप कब बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है ना? 7 महाद्वीप है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब उप लग जाएगा मतलब किसी बड़े महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा या कुछ भाग जो चारों ओर से प्राकृतिक रूप से क्या हो, बंधित होता है या बाधित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। जैसे आप भारत का एग्जाम्पल लीजिएगा तो भारत के दोनों ओर क्या है? जल है, समुंदर है, और भारत के ऊपर भी हिमालय का श्रृंखला है, और इधर भी कई सारा पर्वत है, जिस कारण से हम लोग भारत में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। बात समझ में आया? भारत का मौसम आप लोग लिख करके डैश दीजिए। और उसमें लिखिएगा कि वायुमंडल का दिन प्रतिदिन परिवर्तन मौसम बनाते हैं। मौसम लिख करके डैश दीजिए। भारत में कौन सा मौसम कब आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दिसंबर से लेकर के फरवरी तक के बीच में भारत का जो मौसम रहता है वो लगभग सर्दी ऋतु रहता है। इस समय सर्दी मतलब समझ रहे हैं ना, ठंड ऋतु होता है। और मार्च से लेकर के मई तक में यहाँ पे जो ऋतु होता है वो ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु समझ रहे हैं ना, गर्मी ऋतु होता है। और जून से लेकर के सितंबर तक में भारत के दक्षिण पश्चिम में कई सारा मानसून आ जाता है। जून से लेकर के सितंबर में भारत के दक्षिण पश्चिम अब आप लोग समझ रहे होंगे, इतना सब आप लोग को सेंस हो गया होगा। दक्षिण पश्चिम में वो मौसमी हवा चलता है, यानी कि इस समय का जो ऋतु होगा वो मानसून ऋतु होगा। बात समझ में आया? और अक्टूबर नवंबर, ये जो 2 महीना आपको दिख रहा है अक्टूबर नवंबर, ये ऐसा समय आता है जब मानसून लौटता है। ये मानसून लौटने का समय होता है, मतलब शरद शुरू ही होता है। शरद मतलब सर्दी यहाँ पे शुरू ही होता है। आपको भी पता है कि अक्टूबर नवंबर में सर्दी स्टार्ट हो जाता है, और कड़ाके का सर्दी कब पड़ता है? दिसंबर से लेकर के फरवरी तक में पड़ता है। और ये सर्दी को हम लोग सर्दी या ठंडा के रूप में जानते हैं। और आपको पता है फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। तो मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीना गर्मी का पीक सीजन है। तो गर्मी हम लोग इसमें देखने को मिलता है। जून से दिसंबर तक में पश्चिम दक्षिण से क्या होता है? मानसून आती है। पश्चिम दक्षिण के एरिया से भारत में मानसून क्या करती है? एंट्री करती है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून का लौटने का समय होता है, मतलब इस समय शरद ऋतु शुरुआत होता है। बात समझ में आया? और इसी में आपका एक पतझड़ ऋतु हो जाता है बसंत के पहले। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम आप लोग को ग्लोब पढ़ाए थे तो उसमें सबको समझ में आया था ना? तो हमको आप बताइएगा पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखिए
रहना चाहिए इसको इस तरीके से, लेकिन ये झुका हुआ कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री। ये झुक गया पृथ्वी। और आपको पता है कि ये वाला कौन सा रेखा कहलाएगा, विषुवत रेखा कहलाता है। ये कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। और एक रेखा जस्ट इसके ऊपर होगा, इसको हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इस कितना डिग्री का, 23.5 डिग्री का। और नीचे से भी हाँ एक रेखा होता है, वो कौन सा रेखा है, मकर रेखा। ये भी कितना डिग्री, तो 23.5 डिग्री। और आपको पता है कि भारत तो यहीं पे है ना, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरता है, भारत के कितने राज्य से होकर के, 7 या 8, 8। कौन कौन सा, ट्रिक क्या बताए थे, गमछा, मित्र पर झाग। तो ग से क्या हो गया, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ह से छो से छत्तीसगढ़, मो से मिजोरम, त्रो से पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, झो से, ये 8 गो यही था ना। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कर्क रेखा दिख रहा है ना, और आपको हम बताए थे कि जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट किस पे करता है, विषुवत रेखा पे। यानी कि विषुवत रेखा पे गर्मी बहुत ज़्यादा करेगा, और जैसे जैसे हम इसके उत्तर या दक्षिण में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा भारत का जो दक्षिण भाग है वो कहाँ पे है, कर्क रेखा के अंदर है, यानी कि विषुवत रेखा के पास है। यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, ज़्यादा गर्मी करेगा। और ये यहाँ जो भारत का उत्तर भाग है वहाँ पे प्रकाश कैसे पड़ता है, सूर्य का तिरछा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा गर्मी नहीं करता है। जितना ज़्यादा गर्मी साउथ में करता है उतना ज़्यादा गर्मी नॉर्थ में करता है क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे सन का लाइट कैसा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। और जैसे तिरछा पड़ेगा उसका जो लाइट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, उसका ताप कम हो जाएगा, लाइट तो उतना ही रहेगा। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, भारत का मौसम समझ में आया। एग्जाम में आएगा कि किस महीना में गर्मी रहता है, तो मार्च से मई। ठंडा कब रहेगा, तो दिसंबर से फरवरी। बरसात कब रहेगा दक्षिण पश्चिम में, तो जून से सितंबर तक। बात समझ में आया। अब एक बात आपको याद रखना है कि भारत में जो नॉर्मल बरसात आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो बंगाल का खाड़ी से मानसून का हवा स्टार्ट होता है और अरब का सागर में ये जाकर के गिरता है, और इसी बीच में उसको कई सारे पेड़ पौधे से होकर के गुजरना पड़ता है, जिस कारण से वो बादल का निर्माण करता है, और वही बादल से क्या होता है, वर्षा होता है। समझ में आया, दिक्कत है यहाँ तक में। और सबसे ज़्यादा जो भारत में वर्षा होता है वो याद रखिएगा मानसिमराम में होता है, मेघालय का मानसिमराम। और सबसे कम वर्षा होता है जैसलमेर, राजस्थान में है जैसलमेर, और मानसिमराम कहाँ है, तो मेघालय में है। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, स्पीड में लिखिए इसको। वायुमंडल के दिन प्रतिदिन परिवर्तन से मौसम परिवर्तन होता है या मौसम बनता है। वायुमंडल के दिन प्रतिदिन परिवर्तन से मौसम बनता है। अब इसको लिख लीजिए सारा यहाँ से यहाँ तक। वायुमंडल के दिन प्रतिदिन परिवर्तन से मौसम बनता है। अब सारा लिखिए। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए कि भारत का जो मानसून या फिर भारत का जलवायु मानसूनी है। भारत का जलवायु मानसूनी है। भारत का जलवायु मानसून, हाँ उसी में लिख दीजिए भारत का जलवायु मानसूनी है। अब इसको बना दीजिए ये वाला। जल्दी जल्दी लिखिए।
तो इसमें कुछ बचा नहीं है। इस चैप्टर का मैप मिला था आप लोग को? नहीं। राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? मोर। राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय खेल? गलत, गलत। भारत का ऑफिशियली कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसको बात याद रखिएगा। वो हॉकी हम लिख देते हैं वो बात अलग है, लेकिन भारत का ऑफिशियली कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, क्योंकि भारत सभी खेल को समान महत्व देता है। आप RTI लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय फल आम है। आम का प्रोडक्शन, भारत का अर्थव्यवस्था भी आम पे टिका हुआ है, इसलिए हम लोग उसको महत्व देते हैं। बाघ इसलिए क्योंकि बाघ, अगर किसी चीज़ को बचाना है आपको तो उसको आप राष्ट्रीय का दर्जा दे दीजिए, राष्ट्रीय राजकीय का दर्जा दे दीजिए, वो बच जाएगा। बाढ़ एक समय ऐसा आ गया था कि बाढ़ धीरे धीरे उसका संख्या कम हो रहा था, दे दिया उसको राष्ट्रीय दर्जा। अब बाढ़ का संरक्षण हो गया, आप बाढ़ को मारिएगा, केस हो जाएगा आपके ऊपर में। जैसे उत्तर प्रदेश का भी आप न्यूज़ देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। एक आदमी सारस को लाया, चूँकि वो घायल था, उसको ठीक किया, दिसंबर से वो उसको खिला पिला रहा था। सरकार को जब पता चला तो सरकार उसके ऊपर केस कर दिया ना। बस यही है, अगर राजकीय का दर्जा या राष्ट्रीय का दर्जा मिल गया तो उसका संरक्षण हो जाता है। अब समझिए वनस्पति क्या होता है, तो सिंपल आपको इसमें समझना है कि छोटे छोटे पेड़ पौधा को क्या बोलेंगे? झाड़ी कहेंगे। और अगर वही पेड़ पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेड़। बात समझ में आया? और दो चीज़ याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, ये वाला लिख लिए थे, इसमें स्टार दे करके लिखिए। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानसिनराम में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिनराम में होता है। और दूसरा लिख दीजिएगा, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होता है, राजस्थान के जैसलमेर में होता है। तथा सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में होता है। चलिए लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, प्रवासी पक्षी क्या होता है। तो देखिए, प्रवासी मजदूर आप लोग सुने होंगे ना, कि अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह जब चल जाता है बसने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब मौसम बिगड़ने लगता है किसी भी क्षेत्र का, तो कई सारा पक्षी जो है वो अपना क्षेत्र को छोड़ करके दूसरा क्षेत्र में जब चला जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवासी पक्षी बोलते हैं। नाम याद रखना है, क्योंकि यही एक बार पूछा गया था एग्जाम में। पिनटेल बतख, लिंटल स्टीन, फ्लामिंगो, कलिरियो, अस्प्रे, ये सब कुछ पक्षी है, कुछ प्रमुख प्रवासी पक्षी है जो मौसम जब खराब होता है उसके क्षेत्र में तो वहाँ से उड़ के कहाँ जाता है? भारत आ जाता है। और एक बात याद रखिएगा, लिटिल स्टीन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, इसका वजन जो होता है वो मात्र 15 ग्राम होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा छोटा होता होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल इसका वजन छोटा है लेकिन ये 8000 किलोमीटर तय करके आती है भारत। आर्कटिक से ये 8000 किलोमीटर को तय करके भारत आती है। जब वहाँ मौसम बिगड़ता है तो बर्फ़ और ज़्यादा पड़ जाता है तो आर्कटिक से भाग करके आती है 8000 किलोमीटर।
फिर कुछ समय के बाद ये यहाँ से जाती भी है, यानी कि 8 दूनी 16,000 किलोमीटर ये तय करती है और वजन इसका मात्र है 15 ग्राम। और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है ये लिटल स्टिल्ट, नाम याद रखना है। बात समझ में आया। प्रवासी पक्षी किसको बोलते हैं? तो प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र को त्याग कर दूसरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए रहने के लिए जाती है। यह प्रवासी पक्षी वैसे पक्षियों को कहा जाता है जो अस्थायी रूप से अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाती है, जैसे पिनटेल बतख, लिटिल स्टिंट, फ्लामिंगो, कलिरियो, अस्प्रे इत्यादि। जो लिटिल स्टिंट है वो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है और ये आर्कटिक से 8,000 किलोमीटर तय करके कहाँ आती है? भारत आती है। और यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था MPPCS में कि वैसा कौन सा पक्षी है जो आर्कटिक से भारत आती है। तो आपको नाम याद रखना है कि लिटिल कितना किलोमीटर तय करती है? तो 8,000। और कितना वजन है इसका? तो 15। बात समझ में आया? लिखिए, वैसा पक्षी जो अपने क्षेत्र को वनस्पति नहीं लिखाए हैं, वनस्पति लिखिए, झाड़ी में डैश दे करके लिखिए। छोटे छोटे पेड़ को झाड़ी कहा जाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे को झाड़ी कहा जाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधों को झाड़ी कहा जाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे को झाड़ी कहा जाता है। पेड़ लिख करके डैश दीजिए। बड़े पौधे को पेड़ कहा जाता है, बड़े पौधे को पेड़ कहा जाता है, बड़े पौधे को पेड़ कहा जाता है। अगर ये किसी को पता होगा तो नहीं लिखिएगा, जिसको नहीं पता होगा लिख लीजिए। प्रवासी पक्षी लिख करके डैश दीजिए, प्रवासी पक्षी लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी को कहा जाता है, प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी को कहा जाता है जो अस्थायी रूप से अपने क्षेत्र को त्याग कर दूसरे क्षेत्र में जाती है। प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी को कहा जाता है जो अस्थायी रूप से अपने क्षेत्र को त्याग कर दूसरे क्षेत्र में जाती है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पिनटेल बतख, लिटिल स्टिंट, फ्लामिंगो, कलिरियो, अस्प्रे इत्यादि। और उसके बाद लिख लीजिएगा कि लिटिल स्टिंट दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है जिसका वजन 15 ग्राम है, जो आर्कटिक से 8,000 किलोमीटर दूरी को तय करके भारत आता है। ये लेसन आपका खत्म हो गया।